जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी बलबन। जैसा कि आप लोग दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश चल रहा था, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिया, इल्तुतमिश पढ़ा दिया, और उसके बाद इल्तुतमिश के बाद और जो शासक हुए रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान के बाद बैराम शाह के बाद नसरुद्दीन, इल्तुतमिश के ये उत्तराधिकारी हुए। इन सबके बारे में आपको क्लास में पढ़ा दिया है। आज उसी क्रम में अगला आपका शासक हुआ था बलबन। दिल्ली सल्तनत पर अगला शासक हुआ था बलबन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बलबन के बारे में। और जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, नोट्स साथ में बनाते चलें और तैयारी पे लगे रहें। चलिए आइए बात करते हैं बलबन। बलबन में ये देखिए पॉइंट है, इन पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे। ये बिंदु हैं, इन बिंदुओं के बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जैसा पहला प्रारंभिक जीवन, कैसा था बलबन का प्रारंभिक जीवन, शासक बनने से पहले उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, इसको शासक बनने के बाद राज्याभिषेक होने के बाद उस किस रूप में कैसे काम किया उसने, शासन का सिद्धांत क्या था, उसके शासन करने का क्या सिद्धांत था, शक्ति का सिद्धांत, कैसी उसकी शक्ति थी, क्या शक्ति के लिए उसने क्या अपने कार्य किए, इसका सेना का पुनर्गठन किया। इसके बाद एक दैवीय आधार, धार्मिक आधार पर भी क्या उसके सिद्धांत है ये। इसके बाद गुप्त उसमें उसके प्रशासन की क्या नीतियां थी, ये सब, इन सब के बारे में, इन बिंदुओं के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को नोट्स तैयार कराएंगे, साथ में नोट्स तैयार करते चले। तो आइए चलते हैं। पहले प्रारंभिक जीवन। बलबन इल्बरी, एक तुर्किस्तान में इल्बरी तुर्क कबीला था, उस तुर्क कबीले में उसका बलबन का जन्म हुआ था। और उसके पिता 10 तुर्क कबीले परिवार के मुखिया थे, जिसको खान कहा जाता है, जिसको मुखिया कहा जाता है। उस मुखिया किसके, इल्बरी तुर्क नाम के कबीले के मुखिया इसके पिताजी थे। और इसका जन्म एक उच्च परिवार में हुआ था। भाई इन 10 कबीलों के मुखिया थे उसके पिताजी, और उन 10 कबीलों परिवार के मुखिया खान थे इसके पिताजी। और इसका मतलब कि इसका जो बलबन का जन्म था वो उच्च कुल में, उच्च परिवार में हुआ था। और एक तुर्क ये जनजाति कबीला था, जरूरी था एक कबीला था, लेकिन उच्च परिवार में हुआ था, क्योंकि इसके पिता 10 परिवार के 10 कबीलों के मुखिया थे, खान थे। और इसी तुर्क कबीले पर मंगोलों का आक्रमण हुआ, और ये मंगोलों ने बलबन को बंदी बना लिया। जब आक्रमण हुआ तो मंगोलों ने बलबन को बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर मंगोलों ने बलबन को बंदी बनाकर उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया था। ख्वाजा जमालुद्दीन गजनी में ले जाकर बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। और ख्वाजा जमालुद्दीन के दास और भी दास थे, उन दासों के साथ ये 1232 ईस्वी में दिल्ली आया। ख्वाजा जमालुद्दीन के दासों के साथ बलबन 1232 ईस्वी में दिल्ली आया। और 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसको ग्वालियर विजय के बाद, जब इल्तुतमिश ग्वालियर पर विजय प्राप्त करने के बाद दिल्ली आया था, तो इसको इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में खरीदा। 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसको खरीदा। और इसका बचपन का नाम, बलबन के बचपन का नाम याद रखिएगा, बलबन के बचपन का नाम या बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन, और बचपन का नाम या वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तो ये था इसका प्रारंभिक जीवन। इसके बाद जब इल्तुतमिश ने इसको 1233 में ग्वालियर विजय के बाद खरीदा, तो इल्तुतमिश ने 40 दल का समूह का गठन किया था ना, 40 दल का तुर्कान चहलगनी 40 दल बनाया था। उस दल में बलबन को भी शामिल किया। इल्तुतमिश ने गठन किए गए तुर्कान चहलगनी 40 दल जो गठन हुआ था, उस दल में बलबन को भी शामिल किया और एक खासदार पद दिया। बलबन को एक खासदार पद दिया। इसके बाद रजिया के शासनकाल में वो आमीर शिकार के पद पर पहुंचा। बलबन रजिया के शासनकाल में आमीर शिकार के पद पर पहुंचा। और इसके बाद बैराम शाह ने रजिया और अल्तूनिया की हत्या कर दी थी कैथल पे, पंजाब में। तो बैराम शाह ने बलबन को आमीर आखुर के पद पर पहुंचाया था। बैराम शाह ने बलबन को आमीर आखुर के पद प्रदान किया। आखुर के उच्च पद तक, आमीर आखुर के पद तक बलबन को पहुंचाया। इसके बाद उसको रेवाड़ी की जागीर मिली, बलबन को रेवाड़ी की जागीर मिली। और मसूद शाह ने हांसी का सूबेदार बनाया था। मसूद शाह ने बलबन को हांसी का सूबेदार बनाया। इस तरह से ये उच्च पद तक पहुंच गया। इसके बाद 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से किया। नसरुद्दीन अपनी पुत्री का विवाह दिल्ली का सुल्तान था, नसरुद्दीन महमूद से किया। और
नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायाब मुमलकत एक नवीन पद दिया। बलबन को एक उच्च नवीन पद नायाब मुमलकत नसरुद्दीन महमूद ने दिया और इसको नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी, उलूग खां की उपाधि दी और एक नया नवीन पद उच्च पद नायाब मुमलकत दिया। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी। अब शासक के रूप में 1266 ईस्वी में बलबन का राज्याभिषेक होता है। 1266 ईस्वी पे राज्यारोहण होकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। बलबन 1266 ईस्वी में राज्याभिषेक करके राज्यारोहण करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और बलबन 20 वर्षों तक वजीर की हैसियत से बलबन 20 वर्षों तक वजीर की हैसियत से और 20 वर्षों तक सुल्तान की हैसियत से शासन करता है। 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से और 20 प्रधानमंत्री के रूप में वजीर की हैसियत से और 20 वर्षों तक सुल्तान की हैसियत से शासन करता है। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति था। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी, बलबन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता था, सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। एग्जाम पॉइंट हाईलाइट करते जाइएगा। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किया, जिसके बारे में बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किया, विस्तृत रूप से उस पर जानकारी इकट्ठा, उस पर सोचा है, विस्तृत रूप से उस पर विचार प्रकट किया, उस पर गहन अध्ययन किया है। कौन था? बलबन था। इसके बाद शासन का सिद्धांत। बलबन का शासन का सिद्धांत राजत्व के सिद्धांत संबंधी, राजत्व संबंधी नियम पर आधारित था। बलबन के शासन का सिद्धांत था रक्त और लौ की, बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी और बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था, प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत की स्थापना की थी। अपने शासन को चलाने के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई, अपने शासन को चलाने के लिए रक्त और लौ की नीति अपनाई और बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत की स्थापना की है। और इस सिद्धांत के राजस्व संबंधी सिद्धांत की दो विशेषताएं थी। पहला, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, मतलब सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर के द्वारा दिया जाता है और ईश्वर के बाद सुल्तान आता है। ये बलबन का कहना था, सिद्धांत था ये। इसका सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, सुल्तान का निरंकुश होना, कठोर होना आवश्यक है। इसके बाद सुल्तान या राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। बलबन ने सुल्तान या राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब नियामत खुदाई माना है, नियामत खुदाई माना है और जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब, जिसमें सुल्तान बलबन ने सुल्तान को माना है कि जिल्ले इलाही कहा है। बलबन ने सुल्तान को जिल्ले इलाही मतलब खुद को जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर के बाद सुल्तान है, ईश्वर के बाद सुल्तान है। और बताया पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या नियामत खुदाई है, ईश्वर के बाद आपका सुल्तान आता है और जिल्ले इलाही इसको कहा जाता है, जिल्ले इलाही, जिल्ले अल्लाह, ईश्वर का प्रतिबिंब, जिसको सुल्तान में ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर का प्रतिबिंब है। इसके बाद शक्ति का सिद्धांत बताया, जैसा कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक था। बलबन के समय शासन काल में सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक था और इसने क्या कहते हैं शक्ति के सिद्धांत के आधार पर इसने रक्त और लौ की नीति अपनाई और इल्तुतमिश के द्वारा गठित किया गया तुर्कान चहलगनी 40 दल का इसने दमन किया, 40 दल को इसने समाप्त किया। तुर्कान जो चहलगनी था, 40 दल का जो समूह था उसको इसने समाप्त कर दिया और इस 40 दल को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता था, किंग मेकर के नाम से भी इसको जाना जाता, जिसका समाप्ति इसने बलबन ने कर दी थी। 40 दल का तुर्क चहलगनी का दमन इसने बलबन ने किया। इसका सेना का पुनर्गठन। और एक चीज यहाँ पे बलबन ने अपने आप को फिरदौसी की शाहनामा में बलबन ने अपने आप को फिरदौसी की ध्यानपूर्वक इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। बलबन ने अपने आप को स्वयं को फिरदौसी की शाहनामा में अफरासियाब वंशज का बताया, अफरासियाब वंशज का बताया। किसने? बलबन ने अपने आप किसमें? फिरदौसी की शाहनामा में बलबन ने अपने आप को अफरासियाब नाम के वंशज से बताया है। इसके बाद सेना का पुनर्गठन। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक नए सैन्य विभाग की स्थापना, दीवाने अर्ज नाम के सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक नए सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की और इस दीवाने अर्ज का मंत्री इमादुल मुल्क को बनाया, सेना मंत्री इमादुल मुल्क को बनाया और अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया और अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद
दिल्ली सल्तनत का बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने शक्तिशाली गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। जिसने शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने शक्तिशाली गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की, गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया और गुप्तचर अधिकारी को वरीद, बलबन के समय गुप्तचर अधिकारी को वरीद और गुप्तचर विभाग को वरीद मुमलकत कहा गया है, मुमलकत कहा है। और बलबन के शासन का आधार ये गुप्तचर विभाग था। सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बलबन के शासन का आधार गुप्तचर विभाग थे, जो बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली था। और इसके गुप्तचर विभाग के अधिकारी को वरीद और गुप्तचर विभाग को वरीद मुमलकत कहा गया है। इसके बाद बलबन ने अपने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रारंभ किया। बलबन ने ईरानी त्यौहार नौरोज त्यौहार को बनाया और सिजदा और पायबोस जैसी प्रथा का प्रचलन किया। सिजदा और पायबोस नाम की प्रथा का प्रचलन किया। सिजदा होती है लेटकर प्रणाम करना और पायबोस होती है पैरों को चूमना। जैसे प्रथाओं का प्रारंभ बलबन ने किया था। इन प्रथाओं का प्रारंभ बलबन ने किया और ईरानी त्यौहार नौरोज का भी प्रारंभ बलबन ने किया। इसके बाद जब उत्तर पश्चिमी भारत में बलबन के समय उत्तर पश्चिम भारत में मृत्यु कैसे हुई बलबन की समझिए। बलबन की मृत्यु उत्तर पश्चिम भारत में मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए, मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए बलबन ने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद को भेजा और मोहम्मद ने मंगोलों के आक्रमण का सामना किया और मंगोलों को बहुत दूर तक खदेड़ डाला। लेकिन इस आक्रमण के दौरान मोहम्मद घायल हो जाता है और घायल हो जाने के बाद मोहम्मद वीर गति को प्राप्त होता है। वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद बलबन अपने बड़े पुत्र मोहम्मद को शहीद आजम की उपाधि देता है। शहीद आजम कहता है, शहीद शहजादा या शहीद आजम की उपाधि देता है। और अपने बड़े पुत्र की मृत्यु के दुख के कारण बहुत उसको धक्का लगता है। अब अपने बड़े पुत्र की मृत्यु से बलबन को बहुत ठेस पहुंचती, धक्का लगता है और वह अपने पुत्र के मृत्यु के दुख में अपने प्राण 80 वर्ष की अवस्था में बलबन अपने प्राण त्याग देता है। 80 वर्ष की अवस्था में बलबन अपने प्राण त्याग देता है। तो ये आपका बलबन के बारे में पूरी जानकारी थी, आपको पहुंचा दी। नोट्स तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। अब अगली क्लास में बलबन के बाद अगला उत्तराधिकारी इसका दिल्ली सल्तनत का शासक कैकुबाद होता है, जो बहुत विलासी और निष्ठुर शासक होता है, बेकार का शासक होता है, बहुत विलासी होता है और निष्ठुर होता है, जिसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करता है और दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो खिलजी वंश हम अगली क्लास में आपको खिलजी वंश चलेगा। ये था आपका गुलाम वंश, यहाँ से खत्म होता है। और इसके आप नोट्स तैयार करिए और अपनी तैयारी करते चलिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। कई एग्जाम पॉइंट बन रहे हैं। इन पॉइंटों को ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए।